सुप्रभात बच्चों। कल हमने अनौपचारिक पत्र का प्रारूप रूप में हमने अध्ययन किया था। पत्र से संबंधित अध्ययन करे थे। अनौपचारिक पत्र को हमने पढ़ लिया था। उसके बारे में जो भी प्रारूप है यानी उसका शीर्ष भाग, फिर उसका मुख्य भाग और अधोभाग के बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। आज हम औपचारिक पत्र के रूप में आगे हम अपना अध्ययन करेंगे बच्चों। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर औपचारिक पत्र के रूप में हम देखने वाले यानी उसका प्रारूप के बारे में अध्ययन करेंगे आज हम। तो प्रारूप यानी औपचारिक पत्र का प्रारूप है सबसे पहले उसी तरह जिस तरह अनौपचारिक पत्र के रूप में किया था। औपचारिक पत्र एक कार्यालय पत्र के रूप में होता है, यानी चाहे वो स्कूल का कार्यालय हो या कहीं भी मान लो गवर्नमेंट मान लो ऑफिस कोई भी किसी भी प्रकार का हो सकता है, चाहे वो जिला स्तरीय का हो सकता है या राज्य स्तरीय का। तो उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे आज। तो सबसे पहले पत्र भेजने वाले का पता, यानी जैसे आपका एड्रेस बच्चों रहेगा सबसे ऊपर, यानी आप जहाँ से पत्र अपना भेज रहे हो, जिस कॉलोनी में आप रह रहे हो या जिस वार्ड में आप रह रहे हो, उस वहाँ का एड्रेस पूरा लिखना होता है। और फिर बाद में आगे हम सेवा में, फिर प्रधानाचार्य, फिर उनका संबोधन या अभिवादन के रूप में, जैसे हमने ऊपर जो हमारे सारणी हमने जिसमें बनाई थी उसके तरह जिस तरह हम संबोधन करते हैं पूरा मान देते हुए एड्रेस का नाम, जैसे प्रधानाचार्य तो श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, या सीधा प्रधानाचार्य भी आज बच्चों पर्सनल में है कि सीधा प्रधानाचार्य लिखा जाएगा। सेवा में प्रधानाचार्य, फिर विद्यालय का नाम जहाँ आप अध्ययन कर रहे हैं तो अपने विद्यालय का नाम लिखेंगे, और नगर का नाम यानी गढ़साना 12 MD गढ़साना, और विषय तो विषय जो भी आपका पत्र जिस विषय से संबंधित आप लिख रहे हो, यानी प्रधानाध्यापक या प्रधानाचार्य को आप या प्रिंसिपल महोदय को अगर आप पत्र लिख रहे हो तो वो किसके बारे में लिख रहे हो। जैसे आवश्यक कार्य हो गए, आपको घर पर अवकाश चाहिए, या मान लो आपको आप अस्वस्थ हो तो आप अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिख सकते हो, या विद्यालय के अंदर मान लो जैसे स्थानांतरण हो गए, आप कहीं दूसरी जगह आप जा रहे हो तो उस रूप में लिख सकते हो, यानी किसी भी प्रकार का विषय हो सकता है। फिर आगे हम उसको महोदय के रूप में संबोधन करते हुए मुख्य भाग के अंदर, और फिर मुख्य भाग आप जैसे शुरू करते ही आए हैं, सविनय निवेदन है कि फिर इस मुख्य जो मध्य भाग होता है इसके अंदर आप वो सब जो आपको एक उद्देश्यपूर्ण, यानी यहाँ पर एक उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यहाँ पर एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। अगर आप जैसे मान लो आवश्यक कार्य के लिख रहे हो तो जैसे सविनय निवेदन है कि आज मुझे घर पर आवश्यक कार्य हो गया है, अतः मैं आज के दिन विद्यालय में उपस्थित नहीं हो सकता या नहीं हो सकती, कृपया मुझे एक दिन का अवकाश प्रदान करें, आपकी अति कृपा होगी। इस तरह से करते हुए फिर आप नीचे धन्यवाद है तो ये धन्यवाद अधोभाग यानी सबसे नीचे का जो भाग है उसके अंदर बच्चों यहाँ पर लिखा जाता है, यानी धन्यवाद आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या। तो इस तरह से बच्चों आप लिखेंगे, यानी आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारिणी शिष्या, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और कल हम जैसे आज्ञाकारी और आज्ञाकारिणी जो कॉमन वर्ड है यहाँ कॉमन वर्ड के रूप में भी लिख सकते हैं, या जिस तरह से हम बाद में भी कर रहे थे कि आज्ञाकारिणी भी आप लिख सकते हो। तो यानी दोनों तरीके से ऑप्शन रहेगा आपके पास। और विद्यार्थी का नाम यानी जो आपका नाम होगा वो नाम आ जाएगा यहाँ पर, और कक्षा किस कक्षा में हो आप, फिर आपका अनुक्रमांक यानी आपका रोल नंबर, और फिर दिनांक यानी जिस दिनांक को आप प्रार्थना पत्र विद्यालय के अंदर लिख रहे हो तो उसको बच्चों यहाँ पर लिख दिया जाता है। और नोट की बात की जाए तो फिर वही बात इसके अंदर भी लागू होती है कि परीक्षाओं में किसी का भी नाम पते के स्थान पर कह गए लिख देना चाहिए, या परीक्षा भवन ऐसा लिख देना चाहिए, यानी अपना नाम आप नहीं लिखेंगे। जैसे आपका आज्ञाकारिणी शिष्य परीक्षा भवन, बस इतना सा लिख देना है, ठीक है। तो आप अपने नाम की जगह क्या लिखेंगे, आप परीक्षा भवन। जैसे यहाँ आप वैसे अपना नाम दे सकते हैं विद्यार्थी का नाम, लेकिन जो नाम पता है ना आपको, जहाँ पर आप अपना नाम पता देते हो वहाँ पर आप परीक्षा भवन लिख सकते हो, परीक्षा भवन
फिर आगे जैसे यानी कि सबसे ऊपर की भाग यानी पत्र भेजने वाले का जहाँ पर होता है ना, पत्र भेजने वाले की जगह पर बात करें, जैसे यहाँ पर परीक्षा भवन, फिर आप मान लो जैसे किसी भी क्षेत्र का स्थान गड़साना लिख सकते हो, या कहीं और किसी भी स्थान का नाम श्रीगंगानगर लिख सकते हो, अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल का नाम लिख सकते हैं, तो परीक्षा भवन श्रीगंगानगर। फिर आगे सेवा में प्रधानाचार्य विद्यालय का नाम, वो अगर एग्जाम में अगर प्रश्न जो पत्र होता है हमारा उसके अंदर अगर ऐसा लिखा हुआ एड्रेस कोई भी आ जाए, भी आप श्रीगंगानगर निवासी हो, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययन कर रहे हो और मालूम कर रहे हो, अतः आप अपने प्रधानाध्यापक को मालूम किसी से मालूम विषय से संबंधित मालूम कह दिया जाए भी अवकाश हेतु अपने प्रधानाध्यापक को या कह सकते हैं प्रधानाचार्य को एक दिन का अवकाश लेने के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। अगर इस तरह से दिया हो तो फिर वही एड्रेस रखना चाहिए जो आपको प्रश्न पत्र में बच्चों दिया जाए, वरना आप जैसा अपना है वैसा लिख सकते हैं। और क्लास वर्क के अंदर जो भी यानी कक्षा के अंदर कार्य कर रहे हो, आप गृह कार्य के रूप में कर रहे हो, तो आप अपना पता एड्रेस भी लिख सकते हैं। जैसे आप वार्ड नंबर मान लेते हैं 9 गड़साना, या आपकी कॉलोनी का नाम है वो भी लिख सकते हैं, वार्ड नंबर 9 मेहताब कॉलोनी गड़साना, इस तरह से लिखते हुए शुरुआत कर सकते हैं। और अगर परीक्षा के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आप लिख रहे हो तो वहाँ पर अपना खास ध्यान रखेंगे, आप वहाँ पर आप परीक्षा भवन 12 MD या गड़साना, या सीधा गड़साना भी दे सकते हैं, परीक्षा भवन गड़साना, और फिर आगे सेवा में प्रधानाचार्य, विद्यालय का नाम, नगर का नाम यानी 12 MD गड़साना, तो विद्यालय का नाम जो होता है वो एड्रेस पता दे देना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर अगर इस तरह से दिया हो और अगर एग्ज़ाम में हेडलाइन के रूप में दिया जाए तो फिर वो एड्रेस रखना चाहिए। तो समझ में आ गया होगा बच्चों। बाकी आप प्रार्थना पत्र करते आ रहे हैं, यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। और कुछ हम क्लास वर्क के अंदर भी जब अपने रिवाइज करेंगे इसको तो उसमें बहुत कुछ सीख जाएंगे आप। बाकी आप इस प्रारूप के अनुसार अपने नोटबुक के अंदर आप इस प्रारूप को बच्चों लिखेंगे औपचारिक पत्र के रूप में। आज हम एक अपने अनौपचारिक पत्र के रूप में आगे अध्ययन करते हैं, तो आप इसको गौर से देखिए। अनौपचारिक पत्र की बात की जाए तो हमने पढ़ा था ये पारिवारिक पत्र के रूप में होते हैं, पारिवारिक पत्र बोलते हैं इसको, अनौपचारिक पत्र को, जिसमें निजी पत्र के रूप में लिखे जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र के रूप में लिखेंगे। तो वही एड्रेस यानी भेजने वाले का या जो मानो भेजता है उसका एड्रेस पता होता है बच्चों, ये तो जानते हैं आप। जैसे 110 आलमबाग लखनऊ 20 मई 2017। तो यहाँ एड्रेस आप खुद का भी लिख सकते हैं बच्चों, एंड जिस कॉलोनी में आप रह रहे हो तो उसका एड्रेस पता लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पर वार्ड नंबर जैसा भी आपका है या आप जिस कॉलोनी में रहते हो, गड़साना यहाँ लिख सकते हो, आज की डेट भी लिख सकते हो आप। तो यहाँ डेट का खास ध्यान रखेंगे बच्चों। जैसे आज अगर 4 सितंबर है तो 4 सितंबर यहाँ पर आप अल्पविराम का प्रयोग करेंगे, कॉमा लगाएंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 सितंबर, आगे 2020, फिर उसके जस्ट नीचे की लाइन। तो यहाँ बच्चों आपको मैं एक बता देता हूँ कि यहाँ पर आप जो डेट और जो ये अपने जो पेरीमीटर रोहित जैसे लिखा है, बिल्कुल इसके बीच की जो लाइन है ना, ये एक लाइन आपको हमेशा एक खाली छोड़ देनी चाहिए। यानी इस तरह किया आता है तो यहाँ पर मतलब है आपको एक लाइन छोड़ना। तो समझ गए होंगे बच्चों। इस एड्रेस और जो जहाँ से आप शुरुआत करते हैं संबोधन के रूप में, उसके बीच में एक लाइन छोड़ेगी, बाकी कहीं भी आप एक लाइन नहीं छोड़ेंगे। तो हमारा होगा आपको, और आपको एक पत्र या प्रार्थना पत्र जहाँ से भी आप शुरुआत करते हैं वो हमेशा एक नए पेज से स्टार्ट करना चाहिए। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे। और एक एड्रेस के बाद जो बीच की लाइन बनती है, इस लाइन को आप एक बीच में गैप दे देंगे इसमें, यानी इसको रिक्स छोड़ देंगे इस पंक्ति को। फिर पेरीमीटर रोहित यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर अल्पविराम का प्रयोग करेंगे आप पेरीमीटर रोहित के रूप में ऐसे। और फिर आगे जो उसको अभिवादन के रूप में बात करें तो शासन है नमस्कार,
इस तरह से लिखते हुए शुरुआत करेंगे और फिर बच्चों आगे हम उसके आगे शुरुआत करते जाएंगे। प्रिय मित्र रोहित, सेशन स्नेह नमस्कार। तो इसके बीच में कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे आप, यानी कि एक बार जो बताया था वो जहाँ लाइन छोड़ने के लिए वो एकमात्र लाइन छोड़ना है। फिर हम आगे कंटिन्यू जिस तरह से लाइन एक के वैसे तो सेशन नमस्कार इसके आगे की लाइन तो छोड़ना ही है बच्चों, यानी इसके बीच की जो खाली जो एक लाइन छोड़ते हैं अपनी, मतलब एक पंक्ति के रूप में छोड़ते हैं, वो एक बार ही छोड़ेंगे। फिर आगे अभी अभी फोन पर राहुल से पता चला कि तुम बोर्ड की वो जिस तरह से जो मध्य भाग होता है, ये मुख्य भाग होता है, ये बच्चों आपके विचारों पर मतलब निर्भर करता है कि आप किस प्रकार से लैंग्वेज करते हो। अगर आपको मान लो अपने मित्र के बारे में या कहीं इधर उधर की आपको न्यूज़ मिलती है तो आप किस तरह से अपने शब्दों में व्यक्त कर सकते हैं, उस रूप में लिखना चाहिए, यानी रटाया रटाया नहीं बल्कि अपने विचारों में लिखना चाहिए। अभी अभी फोन पर राहुल से पता चला, यानी कि दीपक अपने मन के विचारों को यहाँ प्रकट कर रहा है कि अभी अभी फोन पर राहुल से पता चला कि तुम बोर्ड की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हो। यह सुखद समाचार सुनकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हुई। तो अल्पविराम, उसे शब्दों में व्यक्त कर पाना कठिन है, यानी मैं अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता, मुझे इतनी खुशी हो रही है। फिर इस लाइन को आगे छोड़ते हुए यानी पैरा थोड़ा चेंज होगा, यानी इतना पता चला उसको और बहुत बड़ी खुशी हो रही है। फिर वो आगे क्या कहता है उसको कि तुमने परीक्षा में प्रथम आकर यह प्रमाणित कर दिया कि यदि किसी लक्ष्य को प्राप्त करने का दृढ़ संकल्प, यानी अगर मन में एक ठान लिया हो, एक लक्ष्य को निर्धारित कर लिया हो जाए तो उसे प्राप्त करना कठिन नहीं होता। तो यहाँ पर एक मेहनत की बात हो रही है बच्चों, भी आप भी एक लक्ष्य को निर्धारण करते हो कि मुझे कक्षा में प्रथम स्थान पाना है, या मुझे प्रथम श्रेणी से पास होना है, या मुझे 70%, 80% यानी 80%, 90% नंबर पाने हैं, मुझे उनको लक्ष्य प्राप्त करनी है। अगर ऐसा लक्ष्य करके अगर आप मेहनत करते हो तो आपको कोई नहीं रोक सकता उसे पाने में, यानी उसके लिए शर्त आपको कठिन मेहनत करनी होती है। तो इस तरह से बच्चों यहाँ पर जिस तरह से रोहित ने किया है, अपनी इस शानदार सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए। तो यानी इस तरह अपने मित्र को यहाँ हार्दिक बधाई दे रहा है कि तुमने जो मान लो आप ये प्रथम श्रेणी से परीक्षा पास किया आपने, मान लो जो प्रथम श्रेणी पाई आपने, इसके लिए मेरी तरफ से हार्दिक बधाई स्वीकार कीजिए और मुझे विश्वास है कि तुम भविष्य में इसी प्रकार सफलता प्राप्त करके अपना और अपने परिवार और विद्यालय का नाम रोशन करते रहोगे। तो बच्चों ये यहाँ पर बिल्कुल सही कह रहा है ये दीपक, क्योंकि जब आप सफलता प्राप्त करके अगर प्रथम श्रेणी या कह सकते हैं 90% नंबर अगर आप कलेक्ट करते हो क्लास के अंदर या पाते हो तो अपना नाम तो आपका रोशन होगा ही, आपका नाम तो रोशन होगा ही होगा, उसके साथ साथ आपके परिवार का और आपके जहाँ विद्यालय का और आपके जो गुरुजन होते हैं उनका नाम भी रोशन होता है। तो बच्चों इस तरह से एक लक्ष्य निर्धारण कर हमें खूब मेहनत करनी चाहिए, या जैसा गुरुजन कहते हैं उनका मार्गदर्शन के अनुसार आगे से आगे बढ़ते जाना चाहिए। तो आप निश्चित रूप से अपना, अपने परिवार का और विद्यालय का नाम रोशन करोगे। ये बिल्कुल यहाँ पर दीपक एक आपको भी एक तरह से एक लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर संकेत हो रहा है और एक आपका पत्र लेखन के रूप में भी। तो बच्चों दोनों तरीके से आपका यहाँ पर आपको बेनिफिट मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा आपको। तो अच्छी तरह से लिखते हुए बच्चों इसको लिखेंगे सुंदर सुंदर राइटिंग के अंदर, बिल्कुल ऐसा कैसा जैसा आपको यहाँ दिया गया है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। और एक बड़ी बात, आपकी जो नोटबुक के अंदर इस प्रकार की जो यहाँ पर एक लाइन दी होती है बिल्कुल इसके साथ साथ में रखते हुए करेंगे बच्चों, और एक नए पेज से शुरू करेंगे। ये भी याद रखेंगे जहाँ आपको एक लाइन छोड़ने के लिए बोला केवल मात्र एक लाइन वो आप वहाँ पर छोड़ेंगे, और पत्र के अंदर कहीं भी वो लाइन एक इसके अलावा और लाइन आप कहीं भी नहीं छोड़ेंगे बच्चों। फिर आगे शेष मिलने पर फिर वो मित्र कह रहा है कि बाकी की बातें हम मिलने पर करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा बातें हैं वो हम बाद में करेंगे विस्तृत रूप से। लेकिन हम अपने यहाँ पर एक ये भी बच्चों
शेष मिलने पर यहाँ का अर्थ है कि सिर्फ उद्देश्य यानी उसको सिर्फ एक बधाई देना मात्र है कि तुमने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, मैं उसके लिए तुम्हें हार्दिक बधाई देता हूँ, ये तुम्हारी सारी मेहनत का फल है, तुमने अपने परिवार, अपना और अपने विद्यालय का नाम रोशन किया है। इस तरह से करते हुए बच्चों उसने विराम कर दिया, क्योंकि पत्र का उद्देश्य ही इतना होता है कि बात स्पष्ट, उद्देश्य पूर्ण और सुस्पष्ट होनी चाहिए। उसके अलावा व्यर्थ में कुछ भी नहीं लिखना चाहिए, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। इस तरह से करते हुए शेष मिलने पर अल्पविराम का प्रयोग करेंगे, फिर जस्ट उसके नीचे तुम्हारा अभिन्न मित्र दीपक। इस तरह से करते हुए अपने पत्र को क्या कर देंगे, विराम लगा देंगे। फिर आपको ऐसा कुछ नहीं करना, उसके बाद में जो भी वर्क करना है फिर आप 1 लाइन 2 लाइन जिससे आपकी इच्छा, अगर नीचे लाइन की अलग अगर आपकी नोटबुक में जगह बचे तो, वरना 1 पेज पर एक प्रार्थना पत्र को ही रहने देना चाहिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपको किस तरह से जो औपचारिक पत्र है उसका प्रारूप को आपको अपनी नोटबुक के अंदर करना है, और उसके बाद फिर अनौपचारिक पत्र लिखते हुए जो आज हम जो बधाई के रूप में दीपक के द्वारा अपने मित्र रोहित को पत्र लिखा जा रहा है उसके बारे में अध्ययन किया है। अपने मित्र को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र के रूप में, जो अनौपचारिक पत्र के रूप में रहेगा। अगर इसकी भी अगर बात की जाए तो पत्र कभी कभी ऐसा भी हेडलाइन के रूप में आ सकता है मुख्य लाइन के अंदर या क्वेश्चन के रूप में कि आप अपने को दीपक मानते हुए अपने मित्र रोहित को परीक्षा में प्रथम आने पर बधाई देते हुए पत्र लिखिए। तो भी बिल्कुल यही सेम ही रहेगा, क्योंकि बच्चों यहाँ पर चेंज कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि प्रिय मित्र रोहित, यहाँ रोहित को आपने मान ही रखा है तो वो आपका मित्र बन जाएगा। और दीपक जो पत्र लिखने वाला है तो वो भी आप इस तरह मान सकते हैं कि अपने आप को या अपने स्वयं को, ऐसा भी कह सकते हैं स्वयं को दीपक मानते हुए अपने मित्र रोहित को, तो सेम वही है, यानी रोहित और दीपक सिर्फ नाम मात्र तो आ रहे हैं, बाकी सेम का सेम। तो एड्रेस तो आप अपना भी लिख सकते हो, अगर एग्जाम में अगर लिखोगे तो वहाँ पर परीक्षा भवन के रूप में करना है, बस इतना सा चेंज और कुछ चेंज नहीं करना। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। बाकी के हम पत्र या प्रार्थना पत्र अब क्रमानुसार करते हुए हम आगे चलेंगे। आप अपनी नोटबुक में साथ साथ में करते जाना, अगर पीछे रह गए तो फिर आप पीछे रहते जाओगे, फिर आपको समझ में नहीं आएगा कुछ भी। इसलिए बच्चों वर्क है ये कड़ीबद्ध, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करते हुए करते चलना चाहिए। अगर एक साथ करोगे तो आपको समझ में भी नहीं आएगा और वर्क भी ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको नहीं पता चलेगा आपने अनौपचारिक पत्र करो या औपचारिक। जो भी इस तरह पत्र आप लिखो तो उस पर अनौपचारिक औपचारिक इस तरह से लिखते जाना, जिससे आपको पहचान हो जाएगी हम कौन सा अनौपचारिक पत्र कर रहे हैं, कौन सा औपचारिक, और उसमें किस किस का ध्यान रखना है। तो प्रारूप को भी अच्छी तरह से आप देख लेंगे, फॉर्मेट को, यानी लेटर फॉर्मेट या एप्लीकेशन फॉर्मेट है, उसको अच्छी तरह से समझते हुए अपना अध्ययन करते जाएंगे बच्चों। तो आगे हम क्रमानुसार आगे करते रहेंगे। जय हिंद।